हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरलाइज नोटेशन का जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उसमें आज हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम क्या होगा, जनरलाइज वेलोसिटी। इससे पहले हम लोग जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट देखे थे तथा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट से पहले हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में बात किए थे। तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का आपको जानकारी नहीं है तो ये वीडियो समझने में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इस वजह से आप पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को जरूर देखें। ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करके जितने भी क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर हैं उन सबको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, जब सीरीज वाइज लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ से कहाँ हम लोग चल रहे हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तब ये सब जानकारी जब आपको रहेगी तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो अब चलिए बात करते हैं जनरलाइज वेलोसिटी का। तो देखिए जनरलाइज वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी को आप जान ही रहे हैं। वेलोसिटी क्या है? जो नॉर्मल वेलोसिटी आप पढ़ते हैं क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या अगर डिस्प्लेसमेंट को इस फॉर्म में लिखें डेल आर तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज। अगर डेल आर आपका क्या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हो तो डेल आर बाई डेल टी लिख देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नॉर्मल वेलोसिटी, इसको भी कहते हैं। क्लियर? या इसी को ऐसे भी लिखा जाता था, आर डॉट लिख दिया जाता है। तो ये वेलोसिटी क्या है? नॉर्मल कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट को मिलाकर बना है, इस वजह से इसको हम जनरल वेलोसिटी कहते थे। लेकिन अब जनरलाइज वेलोसिटी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? जो वेलोसिटी बनेगा वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को लेकर बनेगा और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट होगा। नॉर्मल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या था? जनरल डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन अब जनरलाइज वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट होगा और उसको उस दिए गए जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट को, जैसे मान लीजिए डेल क्यू के अगर आपका क्या है, डेल क्यू के आपका जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, इसको अगर हम डेल टी से भाग दे देंगे तो अब ये आपका क्या बनेगा? क्यू के डॉट बन जाएगा और इसी को क्या कहेंगे? जनरलाइज वेलोसिटी कहेंगे। ये देखिए जनरल डिस्प्लेसमेंट को डेल टी से भाग, डेल आर बाई डेल टी लिखा गया है। डेल आर जनरल डिस्प्लेसमेंट है और डेल टी क्या है? टाइम डेरिवेटिव इसका मतलब ले रहे हैं आर का। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्मल वेलोसिटी मिल रहा है, इसको आर डॉट लिख रहे हैं। वैसे ही डेल क्यू के क्या है? डेल क्यू के आपका जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, उसको डेल टी से भाग दे देना है तो क्यू के डॉट मिल जा रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के है उसका टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। कौन सा वेलोसिटी मिलेगा? चूंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए जो वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपका जनरलाइज वेलोसिटी मिलेगा। ओके, तो यही हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है कि जनरलाइज वेलोसिटी क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर एग्जाम में पूछता है तो इस टॉपिक में क्या और कैसे लिख कर आएंगे। जो जनरलाइज नोटेशन है, जिन यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम हो रहा है उन यूनिवर्सिटी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक कन्फर्म रहता है, या तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट पूछाता है या तो उसका कोई एक नोटेशन पूछाता है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या एग्जाम में लिख कर आना है। एक चीज़ आप क्लियर कर लिए कि ये जो वेलोसिटी होगा इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट होगा और उसको डेल टी से अगर हम डिवाइड कर दें तो जो वेलोसिटी मिलेगा क्या मिलेगा? जनरलाइज वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर? तो अब लिखेंगे consider a system of n particles, consider a system of n particles। ठीक, एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जो क्या होगा? n पार्टिकल होगा। या आप ऐसे ही लिख सकते हैं कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, लिख सकते हैं कि n पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स। ओके, अब इसके आगे क्या लिखेंगे? द जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू के डॉट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड
कोऑर्डिनेट क्यू के। ये नहीं पता है कि डेल क्यू के बाई डेल टी कर देना है, तो क्या हम ले रहे हैं टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के का। ठीक, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है इसको पीछे के लेक्चर में बताया जा चुका है। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक सिस्टम कंसिडर करेंगे जो n पार्टिकल से मिलकर बना होगा और जो ये पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, फ्री पार्टिकल्स होंगे। क्लियर। अब फिर क्या कहेंगे कि द जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू के डॉट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, क्यों बढ़ना है अभी आगे देखिए बताया जाएगा। पहले उसको लिख लेते हैं। लिख रहे हैं इफ आर आई इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith particles and if Ri is the position vector of ith particle। मान ले रहा है कि जो n पार्टिकल सिस्टम है उसमें जो है आपका Ri जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पोजीशन वेक्टर है किसका है, ith पार्टिकल का। ठीक, R1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 पार्टिकल का। ओके, तो यहाँ लिखेंगे ith पार्टिकल, उसके आगे लिख रहे हैं देन एंड हटा के देन से लिख रहे हैं, देन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, देन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन द पोजीशन वेक्टर, चलिए लिख लेते हैं, या आप डायरेक्ट आर आई वेक्टर लिख लीजिए, वो भी अंडरस्टूड है। द पोजीशन वेक्टर आर आई विल बी, आप चाहें तो वेक्टर लगा सकते हैं, विल बी द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट Q1 Q2 QF एंड टाइम t। देखिए क्या लिखे हैं कि अगर जो ये आर आई हो तो देन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन द पोजीशन वेक्टर आर आई विल बी द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट Q1 Q2 एंड टाइम t। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है उसको अभी लिखा जाएगा, पीछे के लेक्चर में बता भी चुके हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि आर आई अगर पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से जो ये पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और टाइम t का। क्लियर। और आगे लिख देंगे, आगे लिखेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज गिवन एज, कैसे इसको लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, ये आपका क्या है, आर आई वेक्टर है, आर आई इक्वल टू आर आई वेक्टर लिख देंगे और इधर क्या लिखते हैं Q1 Q2 QF और साथ में किसका फंक्शन होता है, टाइम t का भी फंक्शन होता है। क्लियर है। तो ये क्या होगा, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये होगा, तो वही लिखें कि द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज गिवन एज, ऐसे दिया जाएगा। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो ये आर आई होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट Q1 Q2 QF का और टाइम t का। क्लियर। अब देखिए हम लोग को चलना क्या कहाँ पे है, पहले टारगेट देखा जाए। ये तो हम लोग लिख लिए, यही हम लोग का की इक्वेशन है। अब यहाँ से देखिए हम लोग को चलना है यहाँ पे, अगर हम ऐसे सफल हो जाते हैं लिखने में del Q by del t, तो क्या होगा, हमको जनरलाइज वेलोसिटी मिल जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए इस फॉर्म को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दिए गए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस दिए गए इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी ना डेल का फॉर्म इस इक्वेशन में लाना है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर अब इस पर बात किया जाएगा कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके,
अब देखिए आप आइलर्स थ्योरम पढ़े हुए हैं, आइलर्स थ्योरम पढ़े हैं। तो आइलर्स थ्योरम क्या होता है कि एफ आर अगर फंक्शन हो किसका, एक्स वाई जेड का, अगर ये फंक्शन है तो इसको कैसे लिखते हैं, डेल एफ इजकल टू क्या लिखते हैं, कर्ली एफ अपान कर्ली एक्स डेल एक्स, फिर क्या लिखा जाता है, डेल एफ अपान कर्ली एफ अपान कर्ली वाई डेल वाई, और फिर क्या लिखते हैं, कर्ली एफ अपान कर्ली जेड डेल जेड, ऐसे लिखते हैं। ठीक, तब इसमें भी क्या करेंगे हम, आइलर्स थ्योरम यूज करेंगे। देखिए ये अब क्या है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो 3 बार टर्म आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो आर आई है ये क्यू एफ तक के वेरिएबल का फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा, क्यू एफ टर्म आएगा और बाद में एक टाइम वाला भी टर्म्स आएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे बाई आइलर्स थ्योरम, बाई आइलर्स थ्योरम, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट दे दें तो क्या लिखेंगे, बाई आइलर्स थ्योरम द इक्वेशन फर्स्ट इज रिटेन एज। आइलर्स थ्योरम अगर हम यूज करें तो इक्वेशन फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेल आर आई हो जाएगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डेल एफ हो गया। ठीक, अब इधर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए क्या हो जाएगा, डेल आर कर्ली आर आई क्या हो जाएगा, कर्ली आर आई अपान कर्ली Q1 डेल Q1, जैसे यहाँ हुआ था ना, कर्ली एफ अपान कर्ली एक्स डेल एक्स, तो वैसे क्या हो गया, कर्ली आर आई अपान कर्ली Q1 डेल Q1। फिर जो दूसरा टर्म है उसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कर्ली आर आई अपान कर्ली Q2 डेल Q2। क्लियर। अब देखिए फिर क्या करेंगे, क्यू एफ वाला टर्म लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, प्लस कर्ली आर आई अपान कर्ली क्यू एफ डेल क्यू एफ, और फिर इधर क्या हो जाएगा, प्लस कर्ली आर आई अपान कर्ली टी डेल टी। ये चीज़ आपको क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए अगला गोल हम लोग का क्या है, हम जनरलाइज इलास्टिक टर्म इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो हमको डेल क्यू एफ तक मिल गया है, डेल क्यू एफ तक ये पूरा मिल गया है, और डेल टी इधर मिल गया है। तो अगर हम क्या करें, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें किससे, डेल टी से, तो देखिए कहीं न कहीं जनरलाइज कोऑर्डिनेट का हमको वैल्यू मिलता हुआ नजर आएगा। भाई जैसे क्या है, एक्स को डी एक्स बाई डी टी अगर करते हैं तब भी आपको वेलोसिटी मिलता है इन एक्स डायरेक्शन, डी वाई बाई डी टी करते हैं तब भी वेलोसिटी मिलता है इन एक्स डायरेक्शन। तो ऐसे ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट का क्या करेंगे, डेल Q1 बाई डेल टी करेंगे तब भी जनरलाइज वेलोसिटी मिलेगा, डेल Q2 बाई तब भी जनरलाइज, ये क्या होगा, अलग अलग पोजीशन पे मिलेगा। तो जनरलाइज वेलोसिटी एक जनरल फार्मूला, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोकेट कर देते हैं कि डेल Q बाई डेल टी क्या होगा, आपका जनरलाइज वेलोसिटी होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे क्या है, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी को वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन अगर उसको सबको समेट के एक साथ लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, डेल आर बाई डेल टी। तो ऐसे जनरल फॉर्म में क्या लिख देंगे, डेल क्यू के बाई डेल टी, ये क्या हो जाएगा, आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब उसके लिए चलते हैं, मतलब दिए गए इक्वेशन को हमको डेल टी से भाग देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द above इक्वेशन बाई डेल टी कामा वी हैव। अब दोनों साइड को क्या करेंगे, डेल टी से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, अब वो हम लोग को लिखना। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेल आर आई अपन डेल टी, इधर क्या हो गया, कर्ली आर आई अपन कर्ली Q1 डेल Q1 अपन डेल टी, फिर इधर क्या हो गया, कर्ली आर आई अपन कर्ली Q2 डेल Q2 अपन डेल टी, प्लस 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 कर्ली आर आई अपन कर्ली QF डेल QF अपन डेल टी, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस डेल आर आई अपन डेल टी, और ये क्या हो गया, डेल टी बाई डेल टी। क्लियर। तब देखिए यहाँ इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, डेल टी बाई डेल टी है, कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए आगे क्या होगा, डेल आर आई बाई डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, आर डॉट लिख सकते हैं, और इसी क्या कर सकते हैं, जनरलाइज वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी कर सकते हैं। ये जनरल
कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव है तो जनरल वेलोसिटी देगा, चूंकि आई लगा है तो यहाँ भी आई लगाना पड़ेगा। मतलब क्या, ith पार्टिकल का वेलोसिटी, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, ये ith पार्टिकल का वेलोसिटी बताएगा। क्लियर। और इधर क्या लिख सकते हैं, इधर समेशन लगा के हम लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में समेशन यूज करके लिख सकते हैं। तो अगर समेशन यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर समेशन यूज करके हम लिख दे रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है k = 1 से यब तक वेरी करेगा, किसका वैल्यू, डेल आर आई अपान डेल क्यू करली आर आई अपान करली क्यू के, और यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, डेल क्यू के अपान डेल टी। क्लियर है। देखिए यहाँ तक के टर्म को हम समेशन लगा के लिख दे रहे हैं, करली आर आई अपान करली क्यू के, डेल क्यू के अपान डेल टी लिख दिए। जब k = 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो पहला टर्म मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, ये टर्म मिलेगा। यह पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म मिलेगा। क्लियर। तो ये हो गया, और प्लस साथ में इसके क्या है, डेल आर आई अपान करली आर आई अपान क्या है, करली टी है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई = आर आई डॉट, और इधर क्या हो जाएगा, समेशन k फ्रॉम 1 to f, और ये क्या हो जाएगा आपका, करली आर आई अपान करली क्यू के, और क्या हो जाएगा, ये क्यू के डॉट हो गया। ठीक, जैसे डेल आर आई अपान डेल टी को हम क्या लिखे थे, आर आई डॉट लिखे थे, तो ऐसे क्या है, डेल क्यू के अपान डेल टी, ये क्या हो जाएगा, क्यू के डॉट, और यही तो आपका जनरलाइज वेलोसिटी है जो हम लोग पहले देखे थे। तो इसका मतलब क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग को मिल गया। यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड इक्वेशन था, इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सब लिखे थे और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी लिख रहे थे। ठीक, यहाँ बता दीजिएगा, वेयर क्यू के डॉट इज द जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ये क्यू के डॉट क्या होगा, आपका जनरलाइज वेलोसिटी होगा। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझा कि जनरलाइज वेलोसिटी क्या होता है, मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या मिलेगा, जनरलाइज वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, वो क्या कहलाएगा आपका, ये आपका जनरलाइज वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे हम लोग जनरलाइज एक्सेलरेशन देखेंगे। कुछ कारणवश मैं लगभग 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इस वजह से उसमें आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा, तो आप पैनिक न होइएगा। फिर मैं जब आऊँगा 11 अगस्त से, तो आपको रेगुलर कोशिश रहेगा कि दोनों पेपर का एक वीडियो दें, और साथ में एक वीडियो और एक्स्ट्रा दें, मतलब 3 आपको वीडियो प्रोवाइड करें। ओके, कोर्स ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो आप बेफिक्र रहिएगा। अब तक जो पढ़ाया गया उसको आप रिवाइज करिएगा, और कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप पूछते रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।